पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ चर्चा शुरू किया था। अब हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एवोल्यूशन, उत्पत्ति कैसे हुई। क्या कांग्रेस का विचार एकदम से दिमाग में आया और एकदम से एक ही झटके में कांग्रेस जैसी संस्था को बना लिया गया, या इसका कुछ ग्रेजुअल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है? तो हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक झटके से नहीं बना। उसकी उत्पत्ति का जो विचार है, वैसे तो वो 1860 के आसपास से ही शुरू हो गया था, विद्रोह के जस्ट बाद। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद भारत में एक बड़े लेवल के राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन की जरूरत महसूस की जा रही थी। और हमने देखा कि कई राजनीतिक संगठन बन भी रहे थे, कुछ बंगाल में, कुछ मद्रास में, कुछ बॉम्बे में, लेकिन वो उतने बड़े और उतने व्यापक नहीं थे। ठीक है, तो एक प्रकार से कांग्रेस के पहले जो राष्ट्रीय राजनीतिक लेवल के जो संगठन बने, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1883, 1883 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कॉल्ड पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, भारत के सभी लोगों से यह आह्वान किया कि वो नेशनल टेलीग्राफ यूनियन कॉन्फ्रेंस नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया था ब्रिटिश सरकार ने, और उसमें भारत के सभी लोगों को आने के लिए, जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनको निमंत्रित किया गया था। यह कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था टू डिस्कस एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस। ये डिस्कस करना कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो भारत में क्या कर सकते हैं, अपनी दशा को सुधारने के लिए कैसे अपने कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, और जो पढ़े लिखे भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार के साथ किस प्रकार से घुल मिल करके, उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार की मदद करके और ब्रिटिश सरकार इन पढ़े लिखे लोगों की मदद लेकर के भारत में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस मुद्दे पर नेशनल टेलीग्राफ यूनियन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 1883 में आयोजित किया गया था। ठीक है, दिस ओकेजन वाज यूटिलाइज्ड बाय इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 में, उसको लगा कि 1883 में ये जो एक मौका है, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि भारत के कोने कोने से पढ़े लिखे लोग कलकत्ता आ रहे हैं और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में था। तो उन्होंने भी तय किया कि क्यों ना इसी समय हम भी अपना जो सेशन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो सेशन है, मीटिंग है, सत्र है, उसको आयोजित करें। तो कलकत्ता में जिस मैदान में ब्रिटेन सरकार ने यह आयोजन किया था, उससे कुछ दूर पर दूसरे मैदान पे, उसी समय उसी जगह पर इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपना कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें 400 लोग इकट्ठे जो है वो हुए थे। फिर बाकी ये 400 लोग इसमें भी इकट्ठे हुए थे और 400 लोग के आसपास लगभग इसमें भी इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो इन घटनाओं ने आगे प्रेरित किया कि हम एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन तैयार कर सकते हैं। दूसरा था A.O. ह्यूम, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। ठीक है, इन्होंने ड्यूरिंग हिज लेक्चर इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1884 में इन्होंने एक भाषण दिया था, जिसमें कहा था कि जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक अखिल भारतीय लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। उन्होंने ऐसा एडवाइस किया था। फिर केशव चंद्र सेन, जो कि आधुनिक ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर, जिसका नाम था इंडियन मिरर में भी उन्होंने लिखा था कि भारत को एक कांग्रेस जैसी, यानी कि एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया नेचर का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। चौथी बात, ह्यूम ने फिर से अप्रैल 1885 में एक चिट्ठी लिखी थी भारत के कुछ पढ़े लिखे लोगों को, जिसमें उनसे कहा गया था कि सारे पढ़े लिखे लोग भारत के इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन और एक बड़ा राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करो। ठीक है, तो इकट्ठे होने की बात कही थी कि हम लोग सब इकट्ठे होंगे पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे और उसके परिणाम स्वरूप ये जो है मीटिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन कुल मिला के एक अखिल भारतीय लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास पहले से चल रहा था। A.O. ह्यूम conducted a series of meetings with Lord Dufferin and other British officials. A.O. ह्यूम
भारत में एक बड़ा राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहते थे, लेकिन बिना अंग्रेजी सरकार के मदद के, बिना उनके परमिशन के ये बात जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए ओए ह्यूम जो उस समय के वायसराय थे भारत में, लॉर्ड डफरिन, और उनके अलावा जो और कुछ बड़े महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे ओए ह्यूम लगातार मिलके एक अखिल भारतीय लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात कर रहे थे। तो जिन अंग्रेज अधिकारियों से ये मिले, उनमें थे महत्वपूर्ण विलियम बैडरबर्न, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर थे भारत में, जॉन जार्डिन, ये भी आईसीएस ऑफिसर थे, ठीक है, जॉर्ज यूल, चार्ल्स ब्रैडलॉफ, लॉर्ड रिपन, सर जेम्स केयर्ड, जॉन ब्राइट, ऐसे अंग्रेज अधिकारियों से इन्होंने मिले और इन्हीं सब अंग्रेज अधिकारियों की मदद से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो पाई। ठीक है, इन सब प्रयासों से अल्टीमेटली 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो की जाती है, लेकिन तब उसका नाम रहता है इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी को यह नाम पसंद नहीं आता और फिर वो यूनियन शब्द हटा करके उसमें कांग्रेस लाते हैं और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 लोगों की मीटिंग होती है। इस 72 लोगों में ये सारे अंग्रेज, ये 8-9 अंग्रेज रहते हैं, बाकी भारत के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, दादा और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ऐसे सब लोग मिलकर के 72 लोग मिलकर के अल्टीमेटली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो करते हैं। इसके गठन हो जाने के बाद जो ए.ओ. ह्यूम है, उनको कांग्रेस का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है, जो कि वर्तमान में सोनिया गांधी हैं, और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष का मतलब होता है जो हर साल उसकी जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो बनाया गया था पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इस प्रकार से कांग्रेस जो है वो अस्तित्व में आई। अब जब कांग्रेस बन गया और काफी दिन तक कांग्रेस ने अपना काम धाम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ घटनाएं 1910 के बाद भारत में ऐसी घटित होती हैं जिससे कांग्रेस के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। वो घटनाएं क्या थी हम लोग आगे देखेंगे। अब वो जो घटनाएं थी उससे कांग्रेस के अस्तित्व पर क्या खतरा आया, कुछ लोग ये मानने लगे कि कांग्रेस को बनाना अंग्रेजों की एक चाल थी, ताकि भारत में 1857 जैसा दोबारा इतना बड़ा विद्रोह ना हो। क्योंकि अब अगर इतना बड़ा विद्रोह होगा तो चूंकि भारत में 1857 की तुलना में अब स्थिति बदल चुकी है, अब भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, भारत में राष्ट्रीय चेतना आ चुकी है, इसलिए अगर अब वैसा विद्रोह होगा तो अंग्रेज जीत पाए इसकी संभावना कम है। तो इस प्रकार का दूसरा कोई बड़ा विद्रोह भारत में ना हो, इससे बचाने के लिए अंग्रेजों ने जानबूझ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया था। ठीक है, कुछ लोग ये मानते थे, कुछ मानने लगे कि अंग्रेजों की चाल है, अंग्रेजों का षड्यंत्र है, और कुछ मानने लगे कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वास्तव में भारत को आजादी दिलाने के लिए बनाया गया था। तो तीन प्रकार के व्यूज, तीन प्रकार की थ्योरीज कांग्रेस के ओरिजिन को लेकर के आया, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ आईएनसी, कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरीज हैं, ठीक है, या जो डिबेट्स हैं, जो व्यूज हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, वो क्या है। पहला है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कांग्रेस के ही जो गर्मपंथी के नेता थे उन्होंने दिया, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने दिया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वाल्व के रूप में बनाया था। सेफ्टी वाल्व का क्या मतलब है, हम आगे देखते हैं। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसको मार्क्सवादी विचारकों ने भारत में दिया है, ठीक है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक भारतीय इतिहासकार रजनीपाल दत्त। ठीक है, रजनीपाल दत्त एक इतिहासकार है कलकत्ता के, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की षड्यंत्र है कांग्रेस को बनाने का। और तीसरा है लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी। तो ये ऊपर की जो थ्योरी है वो कांग्रेस का एक प्रकार से विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों के हाथ की बनाया हुआ एक खिलौना है और इसको भारतीयों ने नहीं बनाया, ये भारतीयों का कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये अंग्रेजों का एक चाल था। शुरू के दो थ्योरी ये कहते हैं। तीसरी थ्योरी है लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी, तड़ित चालक सिद्धांत, जिसको कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स ने दिया, उदारवादी कांग्रेस के नेताओं ने दिया,
इन डिफेंस ऑफ आईएनसी, कांग्रेस के बचाव में। कांग्रेस पर दो आरोप लगे ऊपर के, इन दोनों आरोपों को, इन ऊपर की दोनों थ्योरीज को झुठलाने के लिए कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स ने लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी दिया। तो ये तीन अलग अलग थ्योरीज हैं कांग्रेस की उत्पत्ति को लेकर के, ये तीन अलग अलग व्यूज हैं, तीन अलग अलग विवाद हैं, ठीक है। इनको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, इसको मिथिकल थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि मिथ है। अब आज ये सिद्ध हो चुका है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी गलत है और थर्ड वाला जो लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी है वो सही है। इसलिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी को आज हम लोग मिथिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, माने झूठा सिद्धांत, ठीक है। अब सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग सब प्रेशर कुकर में देखते हैं कि प्रेशर कुकर तो सेफ्टी वाल्व, प्रेशर कुकर में एक छोटा सा वाल्व लगा होता है जो प्रेशर कुकर में बनने वाले जो भाप है, गैस है, उसको धीरे धीरे कुकर से वो रिलीज करता जाता है, ठीक है। और एकदम से कुकर में कभी विस्फोट या कोई खतरा नहीं होता। लेकिन वो जो सेफ्टी वाल्व उसमें लगा होता है, साइड में छोटा सा होता है, अगर उसके छेद को बंद कर दिया जाए तो गैस में जो कुकर के अंदर गैस भर जाएगा और कुकर फट जाएगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कुकर फट जाता है, वो सेफ्टी वाल्व के बंद हो जाने के कारण। तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार कुकर में गैस बन रहा था और गैस बढ़ते जा रहा था, अगर उसमें सेफ्टी वाल्व नहीं होता तो एक दिन कुकर का विस्फोट हो जाता। यही भारतीय समाज में हो रहा था कि भारतीय समाज में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ते जा रहा था और 1885 आते तक ऐसा अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर इस गुस्सा को धीरे धीरे नहीं निकाला गया तो ये बहुत बड़ा विस्फोट करेगा। इसी सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस को बनाया गया ताकि कांग्रेस भारतीय समाज के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है उसको हमारे द्वारा दी जाने वाली छोटी मोटी सुविधाओं से, सहूलियत से वो धीरे धीरे गुस्सा बाहर निकलता रहे और कांग्रेस का उपयोग ब्रिटेन सरकार इसी रूप में करेगी ताकि कांग्रेस में कुछ अंग्रेजों को मिलाकर, कुछ भारतीयों को मिलाकर और भारतीय लोगों को यह दिखाया जाएगा कि हम आप जो चाहते हैं वो हम करेंगे, और इस प्रकार से उनको लॉलीपॉप देकर के बहलाए रखेंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं भारत के, उनको भी लगेगा कि अंग्रेज खुद आगे आकर के हमारे लिए एक राजनीतिक संगठन बना रहे हैं और हमारी वेलबींग के बारे में सोचते हैं, तो उनके अंदर का भी गुस्सा जो है वो समाप्त हो जाएगा और फिर वो भारतीय जनमानस को भी समझाएंगे कि हिंसा करने से, विद्रोह करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हम ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं, इसके माध्यम से हम अंग्रेजों के पास अपनी मांग रखेंगे। तो इस प्रकार से ये है सेफ्टी वाल्व का थ्योरी। अब ये सेफ्टी वाल्व का थ्योरी दिया किसने? इसको पहली बार इस सिद्धांत को दिया था लाला लाजपत राय, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और उन्होंने ऐसा पहली बार अपनी किताब, अपनी न्यूज़पेपर, यंग इंडिया नामक न्यूज़पेपर में उन्होंने 1916 में ये बात कही थी कि कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था आईएनसी इज द प्रोडक्ट ऑफ डफरिन्स माइंड। डफरिन कौन थे? 1885 में भारत की वायसराय थे, तो बिना उनकी मर्जी के तो कांग्रेस बन नहीं सकता था। इसलिए लाला लाजपत राय ने किताब में लिखा, अपने न्यूज़पेपर में लिखा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है और अंग्रेज इतने मूर्ख नहीं है कि एक इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को भारत में खड़ा कर दे जो आगे चलकर को भारत को आजादी दिलाए, अंग्रेजों को भारत से मार भगाए। अंग्रेज चालाक थे, तो अगर उन्होंने कांग्रेस को बनाया है खुद अपनी मर्जी से, अपनी मदद दे करके, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को अपने हक में उपयोग करने का सोचते थे, ठीक है। बाद में इस विचार को गर्म दल की और भी नेता अरविंदो घोष, लाल बालपाल, ठीक है, और चिदम्बरम पिल्लई, ऐसे अनेक गर्म दल के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वाल्व है और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक षड्यंत्रकारी संस्था है। इसका उद्देश्य भारत को आजादी दिलाना, भारत का भला करना नहीं, बल्कि अंग्रेजों को भारत के मन में पनप रहे विद्रोह की भावना को अंग्रेजों से बचा करके रखना, ये उनका उद्देश्य था, ठीक है। अब ये सिद्धांत जो है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, इट इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग फैक्ट्स। केवल कह देने से काम नहीं बनता, कुछ फैक्ट भी आपको बताना पड़ेगा कि ये कारण है जिसके कारण हम इनको सेफ्टी वाल्व कहते हैं। तो वो कौन कौन से कारण है देखते हैं। नंबर 1, A.O. ह्यूम्स बायोग्राफी बाय W. बैटनबर्न, यानी विलियम बैटनबर्न, जो आगे चल करके कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं, उन्होंने 1923 में एक बुक पब्लिश किया जो कि बायोग्राफी थी A.O. ह्यूम की।
और इस किताब में ए ह्यूम ने लिखा है, खुद ए ह्यूम ये बोलते हैं, जिसको ए ह्यूम विलियम बैडरमैन ने लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एज एन आउटलेट फॉर द इंक्रीजिंग डिसकंटेंट अमंग इंडियंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भारतीयों के मन में पनप रहे असंतोष को बाहर निकालने के लिए ही बनाया गया था। एंड इन एब्सेंस ऑफ सच एन आउटलेट, और ऐसा कोई छिद्र, ऐसा कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं होता जिसके माध्यम से भारतीयों का गुस्सा धीरे धीरे करके निकल जाता, वुड लीड टू इरप्शन ऑफ एंगर। अगर ऐसा कोई छिद्र नहीं होता तो भारतीय जनता के मन में गुस्सा घर कर जाता, गुस्सा भर जाता और एक दिन वह गुस्सा विस्फोट कर जाती, which in turn would have posed a serious challenge to British India, जो कि ब्रिटिश इंडिया के लिए, भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर के सामने आती। तो इसलिए उस गुस्से को धीरे धीरे निकालने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व, एक आउटलेट, एक छिद्र के रूप में कांग्रेस का गठन किया गया, ऐसा ए ओ ह्यूम कहते हैं, जो कि उनकी बायोग्राफी की किताब में लिखा हुआ है। तो पहला प्रमुख आधार तो यही बना, यानी ए ओ ह्यूम खुद मानते हैं कि कांग्रेस का गठन आउटलेट के रूप में या सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया है। तो पहली बात तो ये हो गई। तो जिसने बनाया वो खुद कह रहा है ऐसा है, तो बाकी लोगों के मन में तो डाउट आना क्लियर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए ओ ह्यूम came to know about 7 secret booklets written by some supernatural gurus and their chelas to overthrow British government from India। ये एक मिथिकल कहानी है। इस कहानी के बारे में कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ए ओ ह्यूम को 7 बुकलेट्स मिले थे और ये बुकलेट को लिखा था भारत के संत महात्मा और उनके चेला, जिनके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स थे, ऐसा ए ओ ह्यूम खुद कहते हैं। ठीक है, कि वो ऐसे लोगों से मिला भारत में, ठीक है, खास करके ये रहते थे शिमला में ए ओ ह्यूम, और वो हिमालय की पहाड़ी, तो हिमालय की पहाड़ियों में ऐसे कुछ संत महंत जिनके पास सुपरनैचुरल पावर थे, मिस्टिकल पावर थे, ऐसे लोगों से वो मिला और उन्हीं से पता चला। और फिर ये 7 बुकलेट जब उसने पढ़ा तो उससे पता चला कि भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, जिसको अंग्रेजी सरकार दबाने में असफल रहेगी। ये 1885 के पहले की बात है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये जो रहस्यवादी संत हैं, जादू टोना जानते हैं, इन्हीं के माध्यम से भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह लाया जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने भारत की जनता के मन में जो गुस्सा था उसको निकालने के लिए कांग्रेस का गठन किया कि कहीं ये जो संत महंतों ने जो भविष्यवाणी की है कि एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा, कहीं ये सही ना हो जाए, इससे बचने के लिए जो है इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। ठीक, तीसरी बात है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूम एंड अदर यूरोपियंस। कांग्रेस को बनाने में एक स्कॉटलैंड का, यानी कि ब्रिटेन, स्कॉटलैंड का भाग, स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही भाग था, तो ब्रिटेन या स्कॉटलैंड का एक निवासी जो कि भारत में लंबे समय तक इंडियन सिविल सर्विस में नौकरी करता है, तो अंग्रेजों के मन इतने पवित्र कैसे हो गए कि वो भारतीयों के लिए कितना बड़ा संगठन बनाने लगे। तो विदेशी व्यक्ति चूंकि इन्वॉल्व थे कांग्रेस के गठन में, जिसमें ओ ए ह्यूम थे और ये बाकी नाम जो मैंने यहां पर लिखे हैं, तो ये डाउट पैदा करता है कि ये यूरोपीय लोग कैसे भारत के लिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और अगर ये बनाने की कोशिश भी करें तो उस समय जो वायसराय है भारत में, जो महारानी का रिप्रेजेंटेटिव है भारत में, डफरिन, उसने कैसे इजाजत दे दी। तो ये सारे अंग्रेजों ने मिलकर के कांग्रेस बनाया भी, डफरिन ने इजाजत भी दे दी, और केवल इजाजत नहीं दी बल्कि डफरिन हु अरेंज्ड अ टी पार्टी फॉर न्यूली फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, नए इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था तो उसके सारे मेंबर्स को वायसराय हाउस में बुलाया गया था, उनको चाय पिलाया गया था सम्मान के साथ। ठीक है, तो अंग्रेज इतने उदारवादी कैसे हो सकते हैं, इस बात पे थोड़ा डाउट क्लियर होता है, डाउट बनता है। ठीक है, चौथी बात, ह्यूम रिमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 20 इयर्स। कांग्रेस के जो महासचिव थे वो लगातार 20 साल तक, कांग्रेस के बनने से लेकर और आखिरी मतलब जो शुरू के 20 साल थे, उसमें ए ओ ह्यूम ही कांग्रेस के महासचिव रहते, उसमें किसी भारतीय का कब्जा नहीं हो पाता। यानी कांग्रेस क्या करेगी, कैसे करेगी, ये सब ए ओ ह्यूम ही कर रहे थे। पांचवी बात, आफ्टर 1857 के विद्रोह के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया वर चेंजिंग रैपिडली। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही थी। कैसे बदल रही थी? सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना भर रही थी, भारत के लोगों को आजादी के लिए, स्वराज के लिए प्रेरित कर रही थी।
स्वदेशी के लिए प्रेरित कर रही थी। राइज ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का उदय तेजी से भारत में हो रहा था, जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी को पढ़ने समझने जानने वाले लोग थे, ठीक है। और उन्होंने भी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति से शिक्षा लेकर के भारतीय लोगों को आजादी दिलाने की बात कही थी। राइज ऑफ एजुकेटेड लीडर्स, पढ़े लिखे नेता भी अब भारत में आने लगे थे। 1857 के पहले जो विद्रोह हुआ था उसमें नेता तो थे भारत के, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको आधुनिक ज्ञान विज्ञान और क्रांति का ज्ञान नहीं था। लेकिन अब स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, ऐसे लोग आ गए थे सामने जो पढ़े लिखे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जानकार थे, उनसे भी इनको खतरा था। इंपैक्ट ऑफ आउटडोर वर्ल्ड एक्सेट्रा, पूरी दुनिया में उस समय नई नई घटनाएं घट रही थी, ठीक है। जापान ने रूस को हरा दिया था, नेपोलियन का उदय हो रहा था, ठीक है। रूस में भी क्रांति की बयार चल रही थी, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद का सिद्धांत चल रहा था। ऐसे तमाम दुनिया में घटनाएं चल रही थी जो भारत के पढ़े लिखे लोगों को झकझोर रही थी, उनको प्रेरित कर रही थी कि वो भी जो इनजस्टिस है, अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए अंग्रेजों को लगा कि भारत में अब अगर कहीं दोबारा लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो हम इस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। उससे पहले इनको लॉलीपॉप देना जरूरी है, इनको कोई ऐसा संगठन बना करके दे दो जिसमें चले हमारी, लेकिन उनको लगे कि नहीं हमारी बात यहां पर सुनी जा रही है। छठवीं बात, कंटिन्यू सीक्रेट मीटिंग विद ह्यूम बाय ह्यूम विद डफरिन। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस को बनाने के पहले लॉर्ड डफरिन, और जो कि लॉर्ड डफरिन जो कि रहते थे दिल्ली में और वो रहते थे शिमला में, लेकिन वो कई बार यहां पर आए और लगातार डफरिन और ह्यूम की सीक्रेट मीटिंग हुई। सीक्रेट माने वो दोनों कमरे के अंदर बैठ जाते थे, बाकी अधिकारियों को बात दूर रखा जाता था, क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो ऐसी कई दौर की वार्ताएं ह्यूम और डफरिन के बीच में हुई, ये भी डाउट पैदा करता है। और उसके बाद कांग्रेस बन गया, ठीक है। डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट, वेल ऑफ एंड एजुकेटेड हिंदूज। गांधी के आने के पहले 1915 के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वास्तव में जैसा यहां लिखा है वैसा ही था। उसमें अपर कास्ट हिंदूज लोगों का मेजॉरिटी था, जो एक अच्छी परिवार से आते थे, जमींदार मालदार परिवार से आते थे, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। यहां तक कि उनमें से ज्यादातर लोग इंडियन सिविल सर्विस में काम कर चुके थे या लंदन से माने ब्रिटेन से पढ़ लिख करके आए थे। माने उसमें आम लोग, मिडिल क्लास, महिलाओं इत्यादि का पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है। आठवीं बात, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि 1876 में बना, उसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी भारत में, ठीक है। और 1883 में जब उन्होंने अपना सम्मेलन बुलाया तो उसमें 400 लोग आए, आप अंदाज कीजिए। जबकि कांग्रेस का जब पहला सम्मेलन 1885 में हुआ तो उसमें केवल 72 लोग आए। तो इसी से पता चलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भारतीय लोगों ने बनाया, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, ठीक है। और उसमें पढ़े लिखे लोग भी थे भारत के। अगर इंडियन नेशनल एसोसिएशन और तेजी से आगे बढ़ता और सफल हो जाता तो अंग्रेजों के लिए दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि उसमें एक भी अंग्रेज आदमी नहीं था, सबके सब भारतीय लोग थे। तो वो भारतीयों के मन की बात करते, अंग्रेजों को पता ही नहीं चल पाता कि वहां क्या विचार विमर्श हो रहा है। अब चूंकि कांग्रेस में तो अंग्रेज लोग भी हैं और उनकी जब मीटिंग होगी तो अंग्रेजों को तो तुरंत पता चल जाएगा कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, ये क्या मांग कर रहे हैं, और वो सीधे सरकार तक मैसेज पहुंचा देंगे। तो दंगा होने से पहले, विद्रोह होने से पहले, गुस्सा भड़कने से पहले सरकार को पता चल जाएगा कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि बहुत तेजी से उभर रहा था, उससे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ अंग्रेजों को, ठीक है। और उसको काउंटर करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बहुत जरूरी थी, ठीक है। इनिशियली आईएनसी नीदर टॉक फॉर स्वराज नॉर अबाउट माइजरीज ऑफ कॉमन पीपल। 1915 तक कांग्रेस वास्तव में अंग्रेजों के हाथ की एक पपट जैसा ही था। बहुत ज्यादा कांग्रेस में आम आदमी के बारे में बात करना, स्वराज की मांग करना, ऐसी कोई डिमांड कांग्रेस की नहीं थी। शुरू में कांग्रेस बहुत झुक करके अंग्रेजों की मर्जी के हिसाब से काम करती थी और अंग्रेजों का भी सहयोग उनको मिल रहा था, ठीक है। तो ये डाउट पैदा करता है कि इतना बढ़िया व्यवस्था कैसे हो गया, ठीक है। 10वीं बात, WC बैनर्जी जो कि पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ह्यूम इज वर्किंग अंडर डफरिन। ह्यूम जो कुछ भी कर रहा है उसको डफरिन से निर्देश मिलते हैं, वो डफरिन के कहने पर सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे ये 10 पॉइंट है
जिनके आधार पर यह बात दिमाग में खटकती है कि कांग्रेस वास्तव में एक राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन था और अंग्रेजों ने इसको वास्तव में भारत को ताकतवर बनाने के लिए, भारत को स्वराज प्रदान करने के लिए, भारत को सेल्फ रूल प्रोवाइड करने के लिए बनाया था। ये डाउट क्रिएट करता है अंग्रेजों के पिछले 150 साल के इतिहास को देखते हुए और अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति है, अंग्रेजों का जो इंटेंशन है, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक अच्छी मंशा से बनाया था। ठीक, वास्तव में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी यही कहती है कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही थी, उनको आधुनिक ज्ञान विज्ञान की समझ बढ़ रही थी, भारतीय जनता में असंतोष पनप रहा था और इस बार भारत के पढ़े लिखे लोग आजादी का नेतृत्व करने वाले थे और पढ़े लिखे लोग जब किसी चीज का नेतृत्व करते हैं तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए अंग्रेजों को इस बार बहुत ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था कि पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को बरगलाने के लिए इन पढ़े लिखे लोगों से मिलाकर के कांग्रेस बनाया गया ताकि भारत के पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों की मुट्ठी में आ जाएं और उनको हम हसीन सपने दिखा दिखा करके और जितना लंबा खींच सकते हैं हम उनको खींचें और उनका ब्रेन वॉश करें, उनको अपने में मिला लें, बीच बीच में थोड़ी मोड़ी छूट उनको देते रहें ताकि पढ़े लिखे लोगों का मन बहलता रहे, उनको लगे कि हम बिजी हैं, उनको लगे कि हम अंग्रेजों के साथ मिलकर के कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अगला है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यंत्र सिद्धांत, जिसमें यह माना गया कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया हुआ ताकि भारत में जो आम जनमानस है, प्रोलेटेरिएट है, सर्वहारा वर्ग है, उसके गुस्से से ब्रिटिश सरकार को बचाया जा सके। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ऐसी चाल चली कि भारत के बर्जुआ वर्ग को, भारत में जो इलीट क्लास था, बर्जुआ वर्ग, यही पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग जो थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, इनको मार्क्सिस्ट कहते हैं, ये भारतीय बर्जुआ वर्ग थे। इन बर्जुआ वर्गों को आगे करके और कुछ अंग्रेजों को मिलाकर के कांग्रेस नामक एक षड्यंत्र तैयार किया गया और उनको भारतीय जनता के बीच में छोड़ दिया गया। वो भारतीय जनता के बीच में और अंग्रेजी सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे और भारतीय जनता के मन में कौन सा असंतोष, कौन सा विद्रोह पनप रहा है, वो तुरंत अंग्रेज सरकार को बता देती थी। अंग्रेज सरकार वहां से कुछ छूट, थोड़ी मोड़ी छूट और रियायत देती थी, कांग्रेस को छूट और रियायत ला करके भारतीय जनता को दे देता था और इस प्रकार भारतीय जनता के गुस्से को छोटी मोटी छूट और लॉलीपॉप देकर के कंट्रोल करने का काम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। तो यह है कि कांग्रेस वास्तव में एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सपोर्टेड बाय मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, मार्क्सवादी इतिहासकार जैसे कि रजनीकांत दत्ता और सुमित सरकार इस बात को मानते हैं। इट इज एन ऑफशूट ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का ही एक नया वर्जन है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ कॉन्स्पिरेसी क्रिएटेड बाय ह्यूम एंड डफरिन। ये मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन और ह्यूम के द्वारा तैयार किया गया एक षड्यंत्र है टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, ताकि अंग्रेजों का जो हित है वो बना रह सके, एंड टू एंड एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ अपराइजिंग, और ताकि आने वाले किसी विद्रोह से अंग्रेजी सरकार को बचाया जा सके। एंड बरगुइज लीडर वर पार्ट ऑफ इट, और भारत के बुर्जुआ वर्ग के लोगों को कांग्रेस में जो है मेंबरशिप दिया गया और उन्हीं के माध्यम से कांग्रेस बनाया गया, ऐसा इनका मानना है। ठीक, अब ये दोनों थ्योरी कांग्रेस की आलोचना है, कांग्रेस की बुराई है और कांग्रेस को एक राष्ट्रवादी संगठन नहीं मानती। जब इतना सब कुछ हुआ तो जो कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे, जिनको मॉडरेट्स कहते थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यूसी बैनर्जी, ये सब कैसे शांत रहते? इन्होंने भी इसका रिएक्शन दिया और जब रिएक्शन दिया तो उन्होंने एक नई थ्योरी दी कि नहीं, कांग्रेस वैसा नहीं है, कांग्रेस ऐसा है जैसा हम बता रहे हैं। उस थ्योरी को कहा गया लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी और वर्तमान में ज्यादातर भारत और ब्रिटेन के इतिहासकार इसी थ्योरी को सही मानते हैं, इसलिए इसको हम रियलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, यथार्थवादी सिद्धांत भी कहते हैं। जिसका मतलब यह है कि ऊपर की जो दो थ्योरी हमने पढ़ी वो झूठ है और ये थ्योरी वास्तविक है, सही है। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी का मतलब क्या है? जिस प्रकार आसमान में जब बिजली चमकती है तो आजकल आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जो घर बनाए जाते हैं तो घर में छत पर एक ऐसा तार लगा दिया जाता है जिसको हम लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं, ताकि जब बादल के समय में बिजली चमके तो वो बिजली कई बार गिरती है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, घर फट जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से लाइटिंग कंडक्टर हमने छत पे लगा दिया है तो जब बिजली चमकती है तो उस बिजली को वो अट्रैक्ट कर लेता है, वो तार, और अट्रैक्ट करके
उस तार का कनेक्शन सीधे हमने अंडरग्राउंड अर्थ में रखा होता है, तो पूरा करंट उस तार के माध्यम से बहकर के धरती पे चला जाता है और घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसको कहते हैं लाइटिंग थंडर। तो ये जो उदारवादी नेता हैं, इनका कहना यह है कि वास्तव में कांग्रेस एक लाइटिंग कंडक्टर था, क्योंकि बात बात पे ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण करती थी, भारतीयों के खिलाफ अनेक हिंसात्मक कदम उठाती थी और भारतीयों पर जुल्म ढाती थी। कांग्रेस बीच में आई और कांग्रेस ने तड़ित चालक का काम किया, अर्थात अंग्रेज सरकार द्वारा वो बिजली जो सीधे पहले भारतीय जनता पे गिरती थी, क्योंकि बीच में कोई नहीं था, कांग्रेस आई, कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार की बिजली को पहले अपने ऊपर झेला और अपने ऊपर झेल करके उसको धरती पे समा दिया और आम जनता तक उस बिजली को नहीं गिरने दिया। यानी अंग्रेजों की शोषणकारी नीति को कांग्रेस ने काउंटर करने की कोशिश की, आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया। ऐसा था कांग्रेस, ये कहते हैं उदारवादी नेता। बात समझ में आ गई? तो लाइटिंग कंडक्टर का मतलब समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। गिवन बाय मॉडरेट्स, ये थ्योरी दिया था उदारवादी नेता जो कांग्रेस के थे, और इस थ्योरी को देने का पर्पस था टू डिफेंड अबव टू थ्योरीज, टू डिफेंड कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस को ऊपर के दो जो लांछन लगाए गए थे ऊपर के दो थ्योरीज से, उन थ्योरीज से बचाना कांग्रेस को, ये उद्देश्य था इस थ्योरी का। एंड टू सपोर्ट दैट आईएनसी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर इंडियाज वेलबींग, और ये बताना कि कांग्रेस एक सेफ्टी बॉल्ब नहीं है, एक षड्यंत्र नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीयों के भले के लिए बनाया गया था। तो ये था इस थ्योरी का पर्पस। ठीक है, द एजुकेटेड इंडियंस यूज्ड ह्यूम एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ लाइटिंग कंडक्टर टू प्रोटेक्ट इंडियन मासेस। ये जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने मिलकर कांग्रेस बनाया, इन्होंने एरो ह्यूम और वो जो और भी अंग्रेज अधिकारी जो थे, इनका उपयोग करके कांग्रेस बनाया, क्योंकि जब इसमें अंग्रेज शामिल होंगे तो अंग्रेज पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनको मालूम है ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाता है, और चूंकि जब उसमें अंग्रेज होंगे तो ब्रिटिश सरकार कोई बहुत बड़ा कदम कांग्रेस के खिलाफ नहीं उठा पाएगी। तो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको यूज नहीं किया, हमने अंग्रेजों को यूज करके कांग्रेस बनाया। ठीक है, और कांग्रेस ने इस प्रकार से एक तड़ित चालक का काम भारतीय जनता के लिए किया। गोपाल कृष्ण गोखले का एक स्टेटमेंट है, नो इंडियन कुड हैव स्टार्टेड आईएनसी, कोई भारतीय कांग्रेस जैसा संगठन शुरू कर ही नहीं सकता था। इफ एन इंडियन हैड कम फॉरवर्ड, यदि कोई भारतीय ने कांग्रेस को बनाया होता, द ऑफिशियल वुड नॉट हैव अलाउड इट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कभी भी इतने बड़े राष्ट्रीय संगठन को अस्तित्व में ही नहीं आने देते। इसलिए अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो हमें अंग्रेजों को साथ में लेकर के ही ऑर्गेनाइजेशन बनाना था। ठीक, तो यदि अंग्रेज कांग्रेस में थे तो उसको शक की दृष्टि से ना देखा जाए। ये भारत के पढ़े लिखे लोगों की एक चाल थी, सोची समझी कि हम अंग्रेजों को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि अंग्रेज हमारे खिलाफ कोई कड़ा कदम न ले सके। ठीक है, ऐसा इनका मत है, गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट। ठीक है, नो प्रूफ ऑफ 7 सीक्रेट बुकलेट्स, ये जो 7 सीक्रेट बुकलेट्स की बात यहां पर चली है, जो ह्यूम ने कहा है कि मुझे पता चला है कि भारत में इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है और इसलिए जानबूझ के अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाया, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। वो डॉक्यूमेंट कौन से थे, वो बुकलेट कौन से थे, भारत में कहां है, लंदन में कहां है, कहीं पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये बात झूठी साबित होती है। अगली बात, मॉडर्न हिस्टोरियंस डिराइव फ्रॉम अबव टू थ्योरीज, आधुनिक जो इतिहासकार हैं भारत और ब्रिटेन की, भारत में जैसे कि ये है आपके रामचंद्र गुहा है, बिपिन चंद्र है, ये आधुनिक इतिहासकार ऊपर के जो दो थ्योरी थे, सेफ्टी बॉल्ब थ्योरी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इससे इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी ही कांग्रेस के उदय का सही कारण है। बिपिन चंद्र ने कहा है कि अर्ली आईएनसी लीडर्स, शुरू के जो कांग्रेस के लीडर थे, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यूसी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये जो अर्ली लीडर्स थे, यूज्ड ह्यूम एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग टुगेदर, इन्होंने ह्यूम का प्रयोग करके भारत के पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। क्योंकि कोई काम अंग्रेज कर रहा है और भारतीय लोगों को उसमें शामिल कर रहा है तो भारतीय लोग खुशी खुशी से शामिल होते थे उसमें। ठीक है, इसलिए ह्यूम का प्रयोग कांग्रेस ने किया, ह्यूम ने कांग्रेस का प्रयोग नहीं किया। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यदि कांग्रेस अंग्रेजों के हाथ का बनाया हुआ एक षड्यंत्र होता तो इसमें समय के साथ इसमें मेंबरशिप, इसके पार्टिसिपेशन की संख्या नहीं बढ़ती। एक उदाहरण देखते हैं, जब पहला सत्र हुआ कांग्रेस का 1885 में बंबई में, तो उसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था पूरे भारत से। जब दूसरी बार हुआ
तो उसमें 1886 कलकत्ता में हुआ और उसमें 436 लोगों ने भाग लिया, और जब 5वीं बार हुआ 1889 बंबई में तो उसमें 2000 से ज्यादा कांग्रेस के लोग थे। तो 5 साल के भीतर 2000 से ज्यादा मेंबर्स उसके हो गए, और जब 2000 मेंबर्स हो गए तो शुरू में जब 72 लोग थे तो ये बात सही है कि उसमें ज्यादातर भारत के एलीट क्लास के लोग थे, भारतीय आईसीएस थे, लंदन से पढ़े हुए लोग थे, यानी एक एरिस्टोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जिसमें ज्यादातर अंग्रेज और भारत के एलीट क्लास के लोग बिलोंग करते थे। लेकिन 1889 में जब 2000 प्लस उसकी संख्या हो गई तो उसमें भारत से कुछ मिडिल क्लास के लोग, कुछ महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन, मुस्लिमों का भी पार्टिसिपेशन इत्यादि बढ़ने लगा और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। यह बात साबित करती है कि अंग्रेजों द्वारा अगर ऐसा किया गया होता तो उसकी पॉपुलैरिटी को अंग्रेज रोक देते, ठीक है, उसमें उतना ही मेंबर बढ़ाते जितना से उनका काम चल जाता, ठीक। ह्यूम वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया। ए.ओ. ह्यूम एक दानदाता व्यक्ति थे, भारतीयों के प्रति उसके मन में बड़े अच्छे विचार थे, सॉफ्ट कॉर्नर था उसके मन में अंग्रेज भारतीयों के प्रति। और ऐसा ए.ओ. ह्यूम ने कई काम किए भारत में, कई शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने में मदद किया है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो ये बात कहना कि ह्यूम ने जानबूझकर के कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व बनाया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ए.ओ. ह्यूम का नेचर ही दयालुतापूर्ण था और उसी दयालुतापूर्ण नेचर का उदाहरण था भारतीयों की भलाई के लिए कांग्रेस की स्थापना करना। डफरिन एंड ह्यूम हैड मेनी कंट्रोवर्सीज। ऐसा कई बार कहा जाता है कि डफरिन और ह्यूम में कोई बहुत ज्यादा पटती नहीं थी, ठीक है, तो अगर पटती तो हम कहते हैं कि यह षड्यंत्र था दोनों का मिला जुला, क्योंकि डफरिन ने कई बार ह्यूम को कहा कि कांग्रेस में ऐसा करो, लेकिन ह्यूम ने मना कर दिया। जैसे डफरिन ने एक बार कहा ए.ओ. ह्यूम को कि कांग्रेस को पॉलिटिकल काम बाद में करना चाहिए, पहले सोशल काम करना चाहिए, सामाजिक जो दुर्बलता है भारत की उसको पहले ठीक करनी चाहिए। लेकिन ए.ओ. ह्यूम ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हम पॉलिटिकल फंक्शन ही करेंगे, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे। तो ऐसे कहते हैं कि कई विवाद थे ए.ओ. ह्यूम और डफरिन के बीच में, उनके बीच में कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, ठीक है, तो दोनों का खुला मिला चाल हम तभी कह सकते थे जब दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती, ठीक। वंस आईएनसी वाज फॉर्म्ड, उदारवादी नेता कहते हैं कि एक बार कांग्रेस बन गया, द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन डिड नॉट मैटर, उसके बनने का कारण उतना महत्व नहीं रखता, एज आईएनसी इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हेल्प इंडिया टू मच नीडेड फ्रीडम। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस को किस उद्देश्य से बनाया गया, फर्क इस बात से पड़ता है कि कांग्रेस ने अल्टीमेटली भारत को अपने नेतृत्व में आजादी दिलाई, ठीक है। तो वो कंट्रोवर्सी अपने आप खत्म हो जाता है कि वो सेफ्टी वाल्व था कि लाइटिंग कंडक्टर था, ठीक। अगली बात, आइडिया ऑफ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैड एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग। भारत में एक अखिल भारतीय चरित्र का बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इसकी मांग अचानक से 1885 में खड़ा नहीं हुआ था, ये बहुत पहले से ही इसकी मांग भारत में चली आ रही थी। और इसका सबूत हमें मिलता है, कांग्रेस से पहले कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में बन चुके थे, ठीक है। ह्यूम ओनली टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। ह्यूम ने 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना इसीलिए की क्योंकि 1885 तक भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी मात्रा में हो चुकी थी और उनको एक प्लेटफॉर्म देना जरूरी था, इसलिए कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। डफरिन, ये डफरिन ले लिया है, ठीक है। डफरिन सून ट्राइड टू इग्नोर आईएनसी। अब यदि कांग्रेस डफरिन ने ही बनाया होता, डफरिन के दिमाग की उपज होती, तो वो कांग्रेस को लगातार सहयोग करता। शुरू में तो सहयोग किया, ये बात सही है, लेकिन बाद में कांग्रेस और डफरिन के बीच में विरोध पैदा हो गया और डफरिन ने कांग्रेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया, इवन कांग्रेस के प्रति षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ही टर्म्ड आईएनसी, उसने कांग्रेस को नए नए उपाधि दिए। क्या उपाधि दिया? सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सिडिशियस ऑर्गेनाइजेशन, देशद्रोहियों का संगठन है कांग्रेस, ऐसा डफरिन ने कहा। रॉयल बाबूज, कांग्रेस में काम करने वाले लोग शाही बाबू हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ लोगों का संगठन है, भारत के सभी लोगों का संगठन नहीं है। एंटरटेनमेंट क्लब है, यहां लोग मजे करने आते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पर कई लांछन डफरिन ने खुद लगाया। ठीक, इससे पता चलता है कि अगर ये उन्हीं के दिमाग की उपज होती तो वो कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लिए नहीं करते।
ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मुस्लिम एंड मिडिल क्लास मेंबर्स, धीरे धीरे कांग्रेस में मुस्लिम शुरू में दूर थे, लेकिन बाद में मुस्लिम और मध्यम वर्ग के लोग भी इस कांग्रेस में आने लगे, जिससे कांग्रेस वास्तव में एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। मुस्लिम 1885 में 2 थे कांग्रेस में, 72 में से 2, 1886 में 32 थे, जो कि 1889 में आते आते 103 हो गए। तो यानी मुसलमानों की संख्या भी इसमें बढ़ रही थी, आम लोगों की संख्या भी इसमें बढ़ रही थी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, इसमें जर्नलिस्ट आने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आने लगे, मिडिल क्लास के लोग आने लगे। इस प्रकार ये सारे तथ्य साबित करते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय चरित्र का ऑर्गेनाइजेशन था, जिन्होंने अंग्रेज अधिकारियों एओ ह्यूम जैसे लोगों का प्रयोग करके भारतीय जनता को अंग्रेजों की कुटिल नीतियों से, भारतीयों पर गिरने वाली बिजली से बचा करके रखा। और गांधी के आने के बाद कांग्रेस तो एक मूवमेंट बन जाता है, जिसमें अछूत लोग, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी कांग्रेस का मेंबर बनता है, और राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर है वो कांग्रेस संभालती है गांधी के आने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिबेट्स है कांग्रेस के ओरिजिन को लेकर। धन्यवाद।